सो फ्रेंड्स, मैं मुनींद्र फिर से आपका स्वागत करता हूं और हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ डिवाइसेस जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा था ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, तो थर्मोकपल तक हमारा कंप्लीट हो गया था। स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होगे। ठीक है, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है ताकि आप आसानी से उसको समझ सको। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज जो है मुख्य रूप से जो है प्रतिबल तथा विकृत वाला गुण, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है आपका जो स्ट्रेन गेज है वो पियाजो रेजिस्टिविटी पर काम करता है। अर्थात इसका मतलब होता है, अगर आप नीचे देखो लाइन खींची हुई है तो उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। जहाँ आप आर क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, एल क्या है, ये जो है चालक की लंबाई है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेन गेज जो है इन दो फैक्टर्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसकी मतलब स्ट्रेन गेज का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम और डिटेल में जाएँ तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन गेज एक महीन चालक होता है। ठीक है, इसको खींचने पर क्या होता है, लंबाई में वृद्धि होती है तथा डायमीटर में कमी होगी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जब किसी वायर को आप घसीटोगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो उसका जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वायर क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, जिसके कारण जो है स्ट्रेन गेज के जो रेजिस्टेंस में जो है क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मतलब तनाव, उसमें जो है तनाव के कारण जो डिफॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, और संपीड़न कंप्रेशन के कारण जो उसमें डिफॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं निगेटिव स्ट्रेन। ठीक है, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसका इसमें जो है कौन सा स्ट्रेन गेज इस्तेमाल किया जाता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला इसका टाइप है जो है बॉन्डेड वायर स्ट्रेन गेज। ठीक है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि ये प्रतिबल तथा विकृति डिफॉर्मेशन मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपका जो बॉन्डेड वायर स्ट्रेन गेज होता है ये पतली तार वायर्स का बना हुआ, जालनुमा बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको करते क्या है कि इसको जो है टेफ्लॉन हो गया, कागज़ हो गया तथा बैकलाइट हो गया। ठीक है, कि ये जो मटेरियल होता है इनकी दो पतली चादरों के बीच में इसको क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। इस चादर को हम क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। ठीक है, जिस वर्कपीस का आपको प्रतिबल या फिर डिफॉर्मेशन मेजर करना है उस पर आधार की सहायता से जो है स्ट्रेन गेज को चिपका दिया जाता है। ठीक है, और हाँ, आप स्क्रीन पे जो फिगर देखो 3.20, इसमें आपको दिख रहा होगा एक कैंटिलीवर बीम बनी हुई है, उसके ऊपर जो है क्या किया गया है, एक स्ट्रेन गेज को चिपका दिया गया है। ठीक है, अब क्या करना है, छड़ पर जब आप क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगी, डिफॉर्मेशन पैदा होगी, जिसके कारण जो है जो आपका जो स्ट्रेन गेज लगा हुआ है उसमें भी टेंशन उत्पन्न होगी। ठीक है, जिसके कारण जो है आपका ठीक है, तो उसके जब डिफॉर्मेशन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके जो वायर होगी वो क्या होगी, उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो जिसके कारण रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार जो है आप कह सकते हो कि जो है गेज है, ये स्ट्रेन गेज है, वो आप व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके भी जो है क्या कर सकते हो, आउटपुट वोल्टेज को मेजर कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देखो 3.21 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि जो है एक व्हीट स्टोन ब्रिज की एक भुजा में जो है इस गेज को क्या किया गया है, अटैच कर दिया गया है। ठीक है, प्रारंभ में ये हम मानते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि जब रेशियो इन चारों रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है तो वो क्या होता है, ब्रिज संतुलित होता है। और जब ये हाँ इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, रेशियो इनका इक्वल नहीं होता है तो वो क्या होते हैं, असंतुलित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है हम क्या करते हैं, आउटपुट वोल्टेज को या डिफॉर्मेशन को हम मेजर करते हैं। ठीक, तो ये तो रहा आपका कौन सा गेज, बॉन्डेड वायर स्ट्रेन गेज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक मिनट मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं रोसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि किसी भी वर्क पीस पर जो आपका लगने वाला प्रतिबल होता है वो अलग अलग दिशाओं पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, इसलिए जो है उस प्रतिबल की सही दिशा का हम क्या नहीं कर पाते हैं, ज्ञान नहीं
मतलब उसको जो है हम एक्चुअली में मेजर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिस कारण जो है आपका जो स्ट्रेन गेज होता जिस कारण जो है आपका जो विकृत गेज होता है, ठीक है, उसको जो है रेखांकित करने में, मतलब उसको जो मेजर करने में क्या करता है, सही नहीं मेजर कर पाता है, ठीक है। जिसके कारण जो है क्या होता रहता है कि उसमें गलतियां होने की संभावना अधिक हो जाती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम दो या दो से अधिक विकृत गेजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जिनमें जो है दो या दो से ज़्यादा विकृत गेजों का इस्तेमाल करते हैं, हम उसको बोलते हैं रोशर्स कह सकते हैं, ठीक है। इन जो है जो हमने जो अलग अलग जो है विकृत गेज लगाए हुए हैं, हम इनको इस प्रकार लगाते हैं, जैसा आप फिगर में देख भी पा रहे हो कि प्रतिबल की हमें सही दिशा का प्रतिबल की सही दिशा का अगर हमें ज्ञान ना भी हो, पता भी ना हो वो किस डायरेक्शन में लग रहा हो, तब भी जो है आपका जो मेजरमेंट है वो क्या हो जाए, काफ़ी हद तक एक्यूरेट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं डमी स्ट्रेन गेज क्या होता है। जैसा कि हम ये सभी जानते हैं कि कोई भी धातु होगा उसका अगर आप उस धातु का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर कोई अर्ध चालक धातु है तो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अतः जो चालक तथा अर्धचालक से बने विकृत गेज होते हैं उनमें जो है विश्वसनीयता, मतलब उनमें जो रिलायबिलिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। इसलिए जो है आपका जो स्ट्रेन गेज होता है उसमें जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, उसको इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, तो हम उसको ढंग से क्या कर सकें, प्रतिपूर्ति उसकी कर सकें। इसलिए हम इस कार्य को करने के लिए इसलिए हम व्हीट स्टोन ब्रिज की दूसरी भुजा में उसी प्रकार का एक डमी विकृत गेज लगा देते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। इस प्रकार डमी जो स्ट्रेन गेज होता है के सक्रिय गेज एक्टिव गेज में जो आपका टेम्परेचर हो वो समान बना रहे, अतः परिणाम की एक्यूरेसी पर तापमान का प्रभाव समाप्त हो जाता है, ठीक है। यह डमी गेज का कार्य होता है, ठीक है। हाँ, जैसा आप इसका वर्किंग मेथड जान रहे हो, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो, इसमें एक तरफ तो लगा हुआ है, इसकी एक भुजा में ये वेट स्टोन ब्रिज है आपका, ठीक है। इसमें एक भुजा में लगा हुआ है क्या आपका स्ट्रेन गेज, तथा दूसरी भुजा में लगा हुआ है आपका डमी स्ट्रेन गेज, ठीक है। दोनों आप देख पा रहे होगे। और जो है इसमें एक स्लाइडर लगा हुआ है और एक पॉइंटर लगा हुआ है, ठीक। इसको अब आगे समझते हैं, ठीक। हाँ, तो इसमें अब मान लो हमें किसी चीज़ का इसमें वर्क पीस का मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट को प्रारंभ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसको जो है हमें जीरो कंडीशन पे लाना है, तथा स्लाइडर को जो है कहाँ पर रखना है, जीरो पॉइंटर पे रखना है, मतलब दोनों कंडीशन जीरो जीरो होनी चाहिए, गैल्वेनोमीटर की भी रीडिंग और स्लाइडर भी जीरो रीडिंग पर ही हो, स्थिर हो, ठीक है। अब हम आगे क्या करते हैं कि जो आपका स्ट्रेन गेज है, स्ट्रेन गेज को वर्क पीस पर लगा दिया जाता है, ठीक है। और जो है, ठीक है, लगा देने के बाद क्या होता है, वर्क पीस में अगर किसी भी प्रकार का क्या स्ट्रेन उत्पन्न होता है तो स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होना चालू हो जाता है, जिसके कारण ब्रिज क्या हो जाएगा, ब्रिज का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसको संतुलित करने के लिए स्लाइडर की जब वो ब्रिज असंतुलित हो जाएगा, जो आपका स्लाइडर लगा हुआ वो क्या करेगा, इस गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर पे क्या होगा, खिसकेगा, जिसकी रीडिंग्स को लेकर जो है आप वर्क पीस के मतलब जब ये आपका पॉइंटर जो है स्लाइडर पे खिसकेगा, ठीक है, जब ये खिसकेगा तब आप क्या करोगे, आप ये जान पाओगे कि वर्क पीस में कितनी स्ट्रेन डेवलप हुई है, ठीक। इसकी रीडिंग के माध्यम से ही आप ये पता कर पाओगे, ठीक। तो यहाँ पर आप इसकी वर्किंग से भी क्या हो गए, परिचित हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं। एक मिनट में आपको फिगर दिखा देता हूँ इसका भी। तो देख पा रहे हो आप कि जो है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स का फिगर आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। इसको जो है हम डिटेल में जानते हैं कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। फिगर में देख पा रहे हो कि इसमें क्या है, दो प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल है, ये जो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो कैपेसिटर की धारिता होती है, ठीक है, उसके सिद्धांत पर ये आपकी जो है
डिवाइस वर्क करती है। ठीक है, आप देखोगे कि मान हमने ये माना है कि जो ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं उनके बीच की दूरी d है और प्लेटों का जो ओवरलैपिंग एरिया है वो कैपिटल A है। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा कैपेसिटी बनेगी, ठीक है, वो C इज इक्वल टू A न्यू नॉट बाई डी बनेगी, जहाँ न्यू नॉट क्या है, प्लेटों के मध्य स्थित पदार्थ का पैरा वैद्युतांक है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी जो है कैपेसिटर की जो है कैपेसिटी 3 फैक्टर्स पर निर्भर करती है। पहला कि उसका एरिया कितना है, ठीक है, दूसरा जो है प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है, और तीसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन तीनों फैक्टर्स पर जो है किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, निर्भर होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो जो ऐसे कैपेसिटर होते हैं इनमें डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, प्रेशर आदि के कारण क्या होता है, उसके एरिया में उसके बीच दो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच की जो दूरी होती है उसमें, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसमें परिवर्तन होता है। इन किन के कारण होता है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स या प्रेशर के कारण होता है। ठीक है, और जब कैपेसिटर के कैपेसिटी में क्या होगा, परिवर्तन होगा या चेंजेज होंगे तो उसके कारण जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होंगे, डेवलप होंगे, जिसको हम मेजर करके परिवर्तन को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कैपेसिटिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर, ये कैसे काम करते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो जैसे इसमें कैपेसिटर प्रेशर ट्रांसड्यूसर में क्या होता है कि दो प्लेट्स लगी होती हैं। एक प्लेट जो होती है आपकी स्टैटिक प्लेट होती है जो स्थिर होती है, और दूसरी जो होती है वो डायफ्राम प्लेट M होती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, एयर होती है। ठीक है, अब इसमें जब वर्क कैसे करती है वो जानते हैं। डायफ्राम के अंदर जब प्रेशर में जो है क्या होगा, चेंजेस होंगे। ठीक है, तो प्लेट के जो बीच की दूरी है, ठीक है, जब प्रेशर उसमें आप अप्लाई करोगे तो डायफ्राम के अंदर, ठीक है, जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसमें क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करने पर जो प्लेट्स दो प्लेट्स लगी हुई हैं M और F, अब जैसा आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे। ठीक है, तो उनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो क्या होगी, कम होना चालू हो जाएगी, मतलब परिवर्तन होना चालू हो जाएगा, जिसके कारण जो है आपका जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर की कैपेसिटी में भी क्या होना चालू हो जाएगा, परिवर्तन होना चालू हो जाएगा, जिसका जो है आप मेजर इस कैपेसिटिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर के द्वारा आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाली बात जो है वो ये है सिर्फ कि प्लेटों को आप इस प्रकार व्यवस्थित करोगे, अगर आप इस डिवाइस को डेवलप कर रहे हो या बना रहे हो तो इस प्रकार इनको जो है व्यवस्थित किया जाता है कि एक प्लेट दाब में परिवर्तन होने पर गति करने के लिए स्वतंत्र हो, मतलब जब आप उस पर प्रेशर अप्लाई करो तो उसमें इन दोनों में से जो एक प्लेट लगी हुई है वो मोशन करने के लिए क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो। प्लेट की गति, क्योंकि जब प्लेट क्या करेगा, मोशन करेगा, तभी जो है कैपेसिटर की कैपेसिटी में या धारिता में क्या होगा, चेंजेस होगा। जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो आप जानते हो, इक्वेशन से आप देख पा रहे हो C इज इक्वल टू, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया है, क्योंकि C जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/1 D। जितना D क्या होगा, ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतनी आपकी C क्या होगी, की वैल्यू कम प्राप्त होगी। ठीक है, और जितना ये क्या होगा, घटता जाएगा, D क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो आपका जो धारिता है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक, तो इस प्रकार जो है ये डिवाइस काम करती है। ठीक है।